का बहुत स्वागत है हमारे इस नए चैनल पे जो कि है CS वाला। और यहाँ पे मैं दिशा करे आप सभी के लिए इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट का एक चैप्टर लेकर आई हूँ जो कि है की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, इस चैप्टर की अगर बात करें तो हमारे कंट्री में जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स है जो कंट्री के डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स डिफरेंट एरियाज में यहाँ पे कंट्री में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लाते हैं, ऐसे जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स है इनके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी दी है। बहुत सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स है जैसे नीति आयोग है, प्रोजेक्ट साथी ई है जो एजुकेशनल सेक्टर के ऊपर यहाँ पे फोकस करता है, सेबी है जो यहाँ पे सिक्योरिटीज का जहाँ पे ट्रेड होता है, शेयर्स है, डिबेंचर्स है, इनका जहाँ पे ट्रेड होता है इसके ऊपर फोकस करता है। साथ ही साथ वी हैव आरबीआई जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है जो बिजनेसेस उसके कंपटीशन डिफरेंट एक्ट जो बिजनेसेस के ऊपर लागू होते हैं उसका इंप्लीमेंटेशन देखता है। उसके साथ साथ वी हैव आईबीबीआई एंड एनक्लैड। तो डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है जो हमारे कंट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर फोकस करने के लिए यहाँ पे सेटअप किए गए हैं और इन्हीं इंस्टीट्यूट्स के बारे में इस चैप्टर में आपको यहाँ पे जानकारी दी गई है। काफी ज्यादा डेटाबेस चैप्टर है जहाँ पे इन इंस्टीट्यूट्स के बारे में आपको बताया गया है कि कभी सेटअप हुए थे, इनके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या कोर फंक्शंस है, ठीक है, क्या इनका यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन है, किस तरीके से फंक्शन करते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस चैप्टर में यहाँ पे दी गई है। ठीक है, सबसे पहले इंस्टीट्यूट के साथ बेटा यहाँ पे शुरुआत करते हैं जो कि है यहाँ पे आपका नीति आयोग। नीति आयोग की अगर बात करें तो नीति आयोग ने 2015 में इंडिया में जो प्लानिंग कमीशन है जो 5 ईयर प्लान्स बनाती थी उसको यहाँ पे रिप्लेस करा था। तो नीति आयोग यहाँ पे एक तरीके से कंट्री का थिंक टैंक माना जाता है जहां पे इनका मेन काम होता है डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर फोकस करके उनके लिए डिफरेंट प्लान्स, पॉलिसी, स्ट्रेटेजीज, प्रोग्राम्स डेवलप करके दोनों जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, मिलकर यहाँ पे ओवरऑल कंट्री का डेवलपमेंट कर सके। अगर इसके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कहता है टू इवॉल्व अ शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज, सेक्टर्स एंड स्ट्रेटजीज विद एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेट्स। बेसिकली हम चाहते हैं कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट है, डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट एरियाज जिनमें डेवलपमेंट की जरूरत है, जिनमें इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है, उनको आइडेंटिफाई करे, उनकी डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट प्लान्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स बनाए और उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करे। सेकेंड ऑब्जेक्टिव कहता है टू फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जब मैं कहती हूँ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो इसका मतलब क्या है, इंडिया को यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स है मिलकर यहाँ पे डेवलप करती है, मिलकर यहाँ पे चलाती है। तो इसी को हम कहते हैं फेडरलिज्म, जहाँ पे मल्टीपल गवर्नमेंट जो है एक तरीके से ओवरऑल कंट्री को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जब मैं कहती हूँ कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो हम चाहते हैं कि दोनों जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है एज वेल एज जो स्टेट गवर्नमेंट है दोनों मिलकर यहाँ पे ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारे देश में यहाँ पे लाए, डिफरेंट इनिशिएटिव्स ले, मैकेनिज्म्स डेवलप करे और एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाए, एक मजबूत देश को यहाँ पे बनाए जिसमें हम डिफरेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स को ला सके। राइट, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है टू डेवलप अ मैकेनिज्म टू फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान्स एट द विलेज लेवल एंड एग्रीगेट दीज प्रोग्रेसिवली एट हायर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। बेसिकली जो हमारे विलेज एरियाज है, जो रूरल एरियाज है, जो इंटीरियर पार्ट्स ऑफ इंडिया है जिसमें आज भी काफी ज्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जरूरत है, इन एरियाज के ऊपर स्पेसिफिकली फोकस करते हुए यहाँ पे डिफरेंट प्लान्स को बनाना, डिफरेंट पॉलिसीज को बनाना और इनको यहाँ पे इंप्लीमेंट करना। देखने की बात यह है कि इंडिया में मोस्ट ऑफ द लोग आज भी, मेजॉरिटी पॉपुलेशन आज भी रूरल एरियाज में रहता है। इन रूरल एरियाज में बहुत ऐसे एरियाज है, सेक्टर्स है जिनमें आज भी ग्रोथ और डेवलपमेंट की काफी ज्यादा जरूरत है। तो इन एरियाज को, इन विलेज एरियाज को आइडेंटिफाई करना, इनके लिए स्पेशल प्लान्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स को बनाना और इंप्लीमेंट करना। नेक्स्ट है यहाँ पे टू इंश्योर ऑन एरियाज दैट आर स्पेसिफिकली रेफर्ड टू इट दैट द इंटरेस्ट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी आर इनकॉर्पोरेटेड इन इकोनॉमिक स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी। स्पेसिफिकली ऐसे एरियाज को फोकस करना जो नीति आयोग को रेफर किए गए हैं, जो ऐसे एरियाज है जिनमें उनकी प्लान, स्ट्रेटेजीज की जरूरत है, जिनके ऊपर उनका फोकस की जरूरत है। साथ ही साथ हमारी नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाना, उसके ऊपर फोकस करना।
Next है to pay special attention to the sections of a society that may be at a risk of not benefiting adequately from economic progress. Basically ऐसे areas, ऐसे sections of the society पे focus करना जो आज भी पीछे रह गए हैं, जिनको ये country के growth and development का आज भी benefit नहीं मिल रहा, इनके ऊपर focus करके ये ensure करना कि उनको भी equal benefit from the growth of and development of a country यहाँ पे मिले, right? नेक्स्ट क्या है टू डिजाइन स्ट्रेटेजीज एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स, फ्रेमवर्क्स एंड इनिशिएटिव एंड मॉनिटर देयर प्रोग्रेस एंड देयर एफिकेसी। बेसिकली ऐसे लॉन्ग टर्म प्लान्स एंड स्ट्रेटेजीज बनाना जो आज से 5 साल बाद 10 साल बाद हमारी कंट्री में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ला सके, कंट्री को यहाँ पे आगे लेकर जा सके, ना ही ऐसे प्लान्स एंड पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज बनाना, उनको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना, समय समय पे चेक करना कि क्या ये पॉलिसी सही से काम कर रही है, इसका क्या इफेक्ट है हमारे कंट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे, क्या हम इसमें रिजल्ट्स देख पा रहे हैं। और इन्हीं जो फीडबैक रिपोर्ट्स है, इन्हीं के थ्रू जो हम लेसन्स लर्न करते हैं, इसके मुताबिक जो भी इंप्रूवमेंट चेंजेस की जरूरत है, कहीं पे भी लगता है कि नहीं और बेहतर कर सकते हैं और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, तो इनकी साथ इंप्रूवमेंट्स करना, इनको यहाँ पे और बेहतर बनाने की कोशिश करना, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे नेक्स्ट क्या गिवन है, तो यहाँ पे नेक्स्ट चीज जो आपको बताई गई है, टू प्रोवाइड एडवाइस एंड एनकरेज पार्टनरशिप बिटवीन की स्टेक होल्डर्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइक माइंडेड थिंक टैंक्स एज वेल एज एजुकेशनल एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। देखो बेटा, एक चीज को आपको यहाँ पे समझना है, नीति आयोग को थिंक टैंक बताया जाता है। क्यों थिंक टैंक बताया जाता है? क्योंकि इनका यहाँ पे कॉन्स्टेंट एम है डिफरेंट पॉलिसीज, प्रोग्राम, स्ट्रेटेजीज को बनाना, बार बार सोचना कि कैसे हम अपने कंट्री में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यहाँ पे ला सकता है। गवर्नमेंट कहता है कि ठीक है, हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंट्री लेवल पे लाना है, तो पहली चीज तो हमें स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर इसको यहाँ पे करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स है, जो डिफरेंट सेक्टर्स है, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, जो इसमें हिस्सा बन सकते हैं, जो इसमें अहम रोल प्ले कर सकते हैं, इनके साथ मिलकर भी हमें डिफरेंट एरियाज जैसे एजुकेशन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इनोवेशन है, इन एरियाज में भी यहाँ पे डेवलपमेंट लाना चाहिए, इन एरियाज के ऊपर भी यहाँ पे फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ उनका कहना है कि यहाँ पे जो नॉलेज है, इनोवेशन है एंड एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट सिस्टम है, इसको भी हमें मिलकर यहाँ पे डेवलप करना चाहिए इंटरनेशनल एज वेल एज नेशनल एक्सपर्ट्स के साथ, क्योंकि ये ऐसे एरियाज है जो की ड्राइवर्स होते हैं कोई भी कंट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो इन एरियाज एंड सेक्टर्स को सबसे पहले डेवलप करना, इनमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टू ऑफर अ प्लेटफॉर्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंटरसेक्टरल एंड इंटरडिपार्टमेंटल इश्यूज इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डेवलपमेंट एजेंडा। बेसिकली कहीं पे भी अगर सेक्टरल इश्यूज है, डिपार्टमेंटल इश्यूज है, तो इन इश्यूज को समझना, इनको सॉल्व करना, सो दैट हमारी ये जो डेवलपमेंट की जर्नी है इसमें कोई भी रुकावट ना आए। नेक्स्ट क्या है, टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर, बी अ रिपोजिटरी ऑफ रिसर्च ऑन गुड गवर्नेंस एंड बेस्ट प्रैक्टिस इन सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। स्टेट ऑफ द आर्ट क्या होता है? बेसिकली हमें एक ऐसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट यहाँ पे प्रमोट करना है, इंडिया को एक ऐसी कंट्री बनाना है जहां पे जो रिसर्च है, डेवलपमेंट है, इनोवेशन है, साइंटिफिक रिसर्च है, इसको हम प्रमोट कर सके, इसमें आगे आ सके, लोगों को इंकरेज कर सके कि रिसर्च इनोवेशंस को कॉन्स्टेंटली करते रहे, क्योंकि अगेन ये कंट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नीति आयोग, ठीक है। बेसिकली हम इसके फीचर्स के ऊपर आ चुके हैं, आप इसको फीचर्स कहो, आप इसको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हो, दोनों वन एंड द सेम है, ठीक है। तो नीति आयोग के फीचर्स या तो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो वो कहता है कि नीति आयोग जो है वो एक डेवलपिंग इटसेल्फ एज अ स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर है, जहां पे वो चाहता है कि गवर्नमेंट जो है उसका जो विजन है, यहाँ पे इनोवेशन, रिसर्च, डेवलपमेंट, साइंटिफिक रिसर्च, ऐसे डिफरेंट चीजों के ऊपर यहाँ पे फोकस कर सके। साथ ही साथ वो यहाँ पे रिसर्च को प्रमोट करे, इनोवेशन को प्रमोट करे, स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज एंड विजन्स ऑफ द गवर्नमेंट बनाई जाए, सो दैट ये जो कंटिंजेंट इश्यूज है, जो रिपीटेटिव इश्यूज है, इसके ऊपर हम फोकस करके इनको यहाँ पे सॉल्व कर सके, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बताया गया है कि नीति आयोग का जो इंटायर गैमेट ऑफ एक्टिविटीज है, इसको हम यहाँ पे 4 मेन हेड्स में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब नीति आयोग की जो बेसिक फंक्शनिंग है, जो वो पूरा काम करता है, उसको 4 डिफरेंट पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं।
जिसमें फर्स्ट पार्ट है डिजाइन पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क, जो डिफरेंट पॉलिसीज प्रोग्राम्स हम बनाते हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज प्रोग्राम्स बनाते हैं, जो डिफरेंट एरिया सेक्टरल इंप्रूवमेंट्स के लिए हम जो पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क बनाते हैं। नेक्स्ट है फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बेसिकली हम कंटिन्यूसली यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को साथ मिलकर ही ये काम करना है, साथ मिलकर ही हम ओवरऑल कंट्री का डेवलपमेंट यहाँ पे ला सकते हैं। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, पॉलिसीज बना के छोड़ नहीं देना, इन पॉलिसीज को कॉन्स्टेंटली यहाँ पे चेक करना, इवैल्यूएट करना, मॉनिटर करना, और कहीं पे भी लगता है कि नेसेसरी चेंजेस की, नेसेसरी डेवलपमेंट्स की, नेसेसरी जो आप कहते हैं ना मॉडिफिकेशंस की अगर जरूरत है तो इनको यहाँ पर लेकर आना। नेक्स्ट एंड द लास्ट है थिंक टैंक एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब, बेसिकली जो स्टेट ऑफ द आर्ट है उसको प्रमोट करना, एक थिंक टैंक बनना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट करना, इनोवेशंस को यहाँ पे प्रमोट करना। तो आज नीति आयोग अब जो भी काम कर रहे हो उसको यहाँ पे 4 डिफरेंट हेड्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये है उसके यहाँ पे 4 डिफरेंट फीचर्स, सेम टू सेम चीज है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को यहाँ पे प्रमोट करना है, बेसिकली जो स्टेट एंड हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है मिलकर ही यहाँ पे ओवरऑल कंट्री को डेवलप कर सकती है। उसके साथ साथ मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, जो डिफरेंट प्लान्स पॉलिसीज प्रोग्राम्स हम बनाते हैं उसको जब हम इंप्लीमेंट करते हैं तो इनके ऊपर फोकस करना, इनको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना, इवैल्यूएट करना, ये देखना कि इनमें क्या चेंजेस आए हैं, क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं, कहाँ पे क्या डिफरेंट इश्यूज है जिसको सॉल्व किए जा सकते हैं। नेक्स्ट दैट इज डिजाइन पॉलिसी फ्रेमवर्क प्रोग्राम्स एक्सेट्रा, बेसिकली लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क बनाना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एज एक्ट एज अ रिसोर्स सेंटर या स्टेट ऑफ आर्ट रिसर्च सेंटर, ठीक है, जहां पे रिसर्च इनोवेशन डेवलपमेंट्स को यहाँ पे प्रमोट करना। ओके, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि कहता है कि नीति आयोग जो है 7 पिलर्स ऑफ इफेक्टिव गवर्नमेंट के ऊपर यहाँ पे बेस्ड है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है 7 पिलर्स, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। यहाँ पे 4 मेन हेड्स में इसको डिवाइड किए जा सकता है। जैसे मैंने बताया था डेटाबेस चैप्टर है तो क्वेश्चंस भी ज्यादा डेटाबेस ही आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 7 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ नीति आयोग है वो है प्रो पीपल, proactivity, participation, empowering, inclusion of all, equality and transparency। ये 7 उसके इंपॉर्टेंट पिलर्स है जिसको लेकर ही नीति आयोग यहाँ पे चलता है। नेक्स्ट क्या है तो दैट इज एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वर्टिकल। तो यहाँ पे हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है हमारे 17 एसडीजी, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उसको लेकर ही हमें यहाँ पे चलना है, उसके ऊपर फोकस करते हुए इवेंचुअली गोल्स को कंप्लीट करना, ये भी नीति आयोग चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है तो दैट इज विजन एंड मिशन ऑफ नीति आयोग। तो विजन एंड मिशन की बात करें तो जो हमारा एसडीजी वर्टिकल है दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर्टिकल है, इन कोलैबोरेशन विद द यूनियन मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट्स और यूटीज इज द नोडल एजेंसी फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। बेसिकली ये जो 17 गोल्स है इसके ऊपर फोकस रखना, कहाँ पे हम कितना यहाँ पे अचीव कर चुके हैं, कितना बाकी है, कौन से गोल्स के ऊपर फोकस करना है, कौन से गोल्स को हम अचीव कर सकते हैं, इन चीज को ध्यान में रखते हुए प्लान्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम, स्ट्रेटजीज बनाना। Through the approach of cooperative and competitive federalism, the vertical works towards accelerated adoption, implementation and monitoring of the SDG framework and related initiative। बेसिकली जो SDG framework है उसको लेकर जो पॉलिसीज, स्ट्रेटेजीज, प्लान्स हम बनाते हैं उसको मॉनिटर करना, कहाँ पे कितना हम अचीव कर चुके हैं, कितना बाकी है, किधर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, इसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना सो दैट हम इसको यहाँ पे अचीव कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है द वर्टिकल वर्क्स क्लोजली विद द की स्टेक होल्डर्स। की स्टेक होल्डर्स कौन है जो यहाँ पे इस नीति आयोग का अहम हिस्सा है, जो अहम पार्ट माना जाता है, उनको हम कहते हैं की स्टेक होल्डर्स, जिसमें आपकी गवर्नमेंट, ठीक है, सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर, अकेडेमिया मतलब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, थिंक टैंक्स, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस एंड मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो मुझे नीति आयोग में इन सभी को यहाँ पे साथ लेकर चलना है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, प्राइवेट सेक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशन, हर एक एरिया, हर एक सेक्टर, हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पे कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नीति आयोग के प्लान्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स में पार्ट ले सकता है, इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उसको यहाँ पे साथ लेकर चलना है, ठीक है। आगे जाते हैं टू द कोर फंक्शंस, टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ नीति आयोग। सबसे कोर फंक्शन है दैट इज प्रोग्रेस मॉनिटरिंग।
ठीक है, ये चेक करना कि कौन से एरिया में हम कितना प्रोग्रेस कर चुके हैं, कितना आगे जा चुके हैं, कितना डेवलपमेंट यहाँ पे ला चुके हैं, इसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना। क्योंकि अगर हम प्लान पॉलिसीज, फ्रेमवर्क, स्ट्रेटेजीज बना भी देते हैं एक कंट्री लेवल पे, बट ये नहीं देखते कि इससे क्या इंप्रूवमेंट आया, इसका क्या रिजल्ट आया, ये प्लान पॉलिसी स्ट्रेटेजीज बना के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग या प्रोग्रेस मॉनिटरिंग की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो सबसे पहले तो जो एसडीजी फ्रेमवर्क है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फ्रेमवर्क है, इसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना। इसके साथ साथ जो हमारा इंडिया वॉलंटरी नेशनल रिव्यू है, ठीक है, एट हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो यूनाइटेड नेशंस में हम यहाँ पे बताते हैं कि यूनाइटेड नेशंस पे हमने एज अ कंट्री, एज इंडिया, ये जो सस्टेनेबल गोल्स है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, इसमें हमने क्या ईयर ऑन ईयर इंप्रूवमेंट लाया है, क्या प्लान्स, पॉलिसीज, फ्रेमवर्क्स इंप्लीमेंट किए हैं, इनके अचीवमेंट के लिए इसको यहाँ पे ट्रैक करना, राइट। साथ ही साथ जो इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड है, द ऑफिशियल एंड प्रिंसिपल एसडीजी प्रोग्रेस मॉनिटरिंग टूल ऑफ अ कंट्री है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, प्लीज इसको यहाँ पे मार्क कर लो। आपको पूछा जा सकता है कि इंडिया में एसडीजी प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए कौन सा ऑफिशियल टूल है, तो आपको बताना है इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड। ठीक है, ये एक ऐसा टूल है जहां पे हम भी ऑफिशियली ये जो प्रोग्रेस ऑफ एसडीजी फ्रेमवर्क है उसको यहाँ पे ट्रैक या मॉनिटर कर सकते हैं, कितने गोल्स अचीव हो गए, कितने बाकी है, किसमें कितना आगे बढ़े हैं, एंड सो ऑन, राइट। नेक्स्ट है दैट इज एसडीजी लोकलाइजेशन, अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लोकलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि ये समझना जो हमारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये गोल्स को अचीव करने में, राइट। तो इनके साथ मिलकर मैकेनिज्म्स, फ्रेमवर्क, रिव्यूज, स्ट्रेटजीज, प्लान्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये इनके साथ मिलकर करना, राइट। जैसे मैं कॉन्स्टेंटली कहते आ रही हूँ कि नीति आयोग फेडरलिज्म के ऊपर बहुत ही ज्यादा यहाँ पे फोकस करता है। वो हमेशा कहता है कि एज अ गवर्नमेंट हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स है, यूनियन टेरिटरीज है, डिफरेंट लोकल बॉडीज है, प्राइवेट सेक्टर्स है, इनके साथ मिलकर ही हम अपने सारे गोल्स को यहाँ पे अचीव कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट है दैट इज प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट, जो अभी अभी मैं आपको बता रही थी कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ ये सेक्टर का भी साथ होना, एंगेजमेंट होना बहुत ही ज्यादा यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट कहता है कि अकेले तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो जो भी कमिटमेंट है वो हमें प्राइवेट सेक्टर के साथ भी यहाँ पे चाहिए, या प्राइवेट सेक्टर का कमिटमेंट, सपोर्ट भी हमें यहाँ पे चाहिए ये गोल्स को अचीव करने में। तो उनका जो भी पार्टिसिपेशन है, एफर्ट्स है, कहीं पे भी अगर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं, तो यहाँ पे उनके साथ मिलकर ये गोल्स को अचीव करना। प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है, जो इनोवेशन है, जो ग्रोथ है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ये कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। तो उनका साथ लेकर, सपोर्ट के साथ, कंट्रीब्यूशन एंड एफर्ट्स के साथ ये एसडीजी गोल्स को अचीव करना, राइट। नेक्स्ट है दैट इज एसडीजी गोल कॉस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनको लेकर जो हम पॉलिसीज, फ्रेमवर्क, स्ट्रेटेजीज ये सब बनाते हैं, इनकी क्या कॉस्टिंग है, ठीक है, इनकी जो इनिशिएटिव्स है, इसके मुताबिक जो भी आपका यहाँ पे फंड्स की रिक्वायरमेंट है, बेसिकली यहाँ पे पॉलिसीज, ये फ्रेमवर्क की फंड्स रिक्वायरमेंट की मैं बात कर रही हूँ, तो ये फंड्स रिक्वायरमेंट जो है इसको यहाँ पे पूरा करना, ठीक है, इसके जो इन्वेस्टमेंट्स है, इसके जो रिक्वायरमेंट्स है, उसको यहाँ पे पूरा करना। बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आपके पास फंड्स एंड फाइनेंसेस अवेलेबल है, इन्वेस्टमेंट्स अवेलेबल है, आप यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के प्लान्स बना भी दो तो भी इंप्लीमेंट इसको यहाँ पे नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मेजरमेंट एंड रिडक्शन। जाहिर सी बात है, पॉवर्टी जो है वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ अ कंट्री माना जाता है। इंडिया का स्पेशली अगर बात करूं, बिकॉज इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, पॉवर्टी रेशियो भी काफी यहाँ पे हाई है। तो पॉवर्टी रेशियो के ऊपर यहाँ पे फोकस करना, इन प्रॉब्लम को, मतलब जो प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन अ कंट्री है, इसको यहाँ पे टारगेट करना और इसके रिडक्शन के ऊपर यहाँ पे फोकस करना, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को मेजर किया जाता है एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे उसके लिए एक्शन प्लान्स बनाए जाते हैं कि कैसे हम हमारे कंट्री में जो पॉवर्टी है उसको यहाँ पे रिड्यूस कर सके, कैसे इसको यहाँ पे कम कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द डिफरेंट वर्टिकल्स ऑफ नीति
आयोग प्रोवाइड द रिक्विसाइट कोऑर्डिनेशन एंड सपोर्ट फ्रेमवर्क टू नीति टू कैरी आउट इट्स मैंडेट। अब इसमें ना बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है। देखिए, हम जब नेशनल लेवल पे पॉलिसीज बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं, स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, तो उनको रेगुलरली यहाँ पे चेक करना, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है। तो वैसे ही जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है वो किस तरीके से देखे जाता है, सबसे पहले भी फोकस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चरल एंड अलाइड एक्टिविटीज, डेटा मैनेजमेंट सेंटर्स हमारे पास, फ्रंटियर टेक्निक्स है, ई मोबिलिटी है, एनर्जी, एजुकेशन, इकोनॉमिक एंड फाइनेंस सेल, गवर्नेंस एंड रिसर्च, गवर्निंग काउंसिल सेक्रेटेरिएट एंड कोऑर्डिनेशन, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इंडस्ट्री 1, इंडस्ट्री 2, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, मैनेजिंग अर्बनाइजेशन, MSME that is micro small medium enterprise, natural resource and environment and island development, NGO दर्पण, प्रोजेक्ट अप्रेजल एंड मैनेजमेंट डिवीजन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसको हम PPPB कहते हैं, रूरल डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल डेवलपमेंट डिवीजन, स्किल डेवलपमेंट, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, स्टेट फाइनेंसेस एंड कोऑर्डिनेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs, टूरिज्म एंड कल्चर, वाटर एंड लैंड रिसोर्स एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये ऐसे डिफरेंट एरियाज अभी तक हमने यहाँ पे नीति आयोग में आइडेंटिफाई किए हैं, जिसके ऊपर हम फोकस करके, जिसके ऊपर हम मेन यहाँ पे प्रायोरिटाइज करके इनको यहाँ पे ग्रोथ, डेवलप, इंप्रूवमेंट्स यहाँ पे हम लाने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे जाते टू द सेकंड इंपॉर्टेंट सच इंस्टीट्यूट जो कि है प्रोजेक्ट 7E। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर प्रोजेक्ट साथी की बात करूं तो जो हमारा प्रोजेक्ट साथी है इसका मेन फोकस यहाँ पे एजुकेशन इंप्रूवमेंट इन डिफरेंट स्टेट्स है। राइट, तो प्रोजेक्ट साथी की अगर बात की जाए तो साथी का जो फुल फॉर्म है दैट इज सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन। इंपॉर्टेंट है, जनरली फुल फॉर्म जो है एग्जाम में यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। साथ ही एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, मतलब जो बेसिकली जो स्किल डेवलपमेंट इन ह्यूमन बीइंग्स है उसके ऊपर यहाँ पे फोकस करके इंडिया में स्किल्ड एम्प्लॉय, स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल को यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है 2017 में लॉन्च किया गया था, जहां पे हम चाहते थे कि जो डिफरेंट स्टेट्स है उनको यहाँ पे आइडेंटिफाई करें, जो रोल मॉडल स्टेट्स बाकी सभी के लिए बने, और इन स्टेट्स में जो एजुकेशन है, जो एजुकेशन एरिया है उसमें हम यहाँ पे इंप्रूवमेंट ला सके। बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट या सोच के बाद डिफरेंट स्टेट्स को, मतलब 3 इंपॉर्टेंट स्टेट्स को यहाँ पे चूज किया गया, जो कि है झारखंड, ओडिशा एज वेल एज मध्य प्रदेश। अगेन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि साथ ही में कौन से 3 स्टेट्स को यहाँ पे रोल मॉडल के तौर पे यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया था। याद रखना है, दैट इज झारखंड, ओडिशा एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे जाते हैं टू द प्रोजेक्ट साथी का फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज ऑफ साथी जो है मार्च 2020 में यहाँ पे कंप्लीट हुआ था। 2017 में लॉन्च हुआ, 2020 मार्च में यहाँ पे फर्स्ट फेज ऑफ साथी जो है यहाँ पे कंप्लीट हुआ। फर्स्ट फेज कंप्लीट होने के बाद जब उसके रिजल्ट्स देखे गए तो यहाँ पे देखा गया था बहुत ज्यादा एनहांसमेंट या इंप्रूवमेंट इन डिफरेंट गवर्नमेंट रिफॉर्म्स। टीचर ट्रेनिंग यहाँ पे दी गई थी, रिक्रूटमेंट, असेसमेंट, अकाउंटेबिलिटी, स्कूल कंसोलिडेशन, IT एनेबल्ड मॉनिटरिंग ऑफ स्कूल्स, कोचिंग ऑफ एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स, ये चीजों को यहाँ पे स्पेसिफिकली फोकस करके फर्स्ट फेज में किया गया था। बेसिकली एजुकेशन लेवल या एजुकेशन डेवलपमेंट या नॉलेज डेवलपमेंट को फोकस करते हुए डिफरेंट इनिशिएटिव लिए गए थे, जिससे हम ये जो स्किल्ड एजुकेशन है, जो एजुकेशनल लेवल है या नॉलेज लेवल है, वो यहाँ पे इंक्रीज कर सके। A few of the achievements of साथी are as follow। जो फर्स्ट फेज यहाँ पे कंप्लीट हुआ उसके कुछ अचीवमेंट्स हाईलाइट किए गए हैं। सबसे पहला अचीवमेंट है कि लर्निंग एनहांसमेंट यहाँ पे पाया गया। अप्रोक्सीमेटली 2.3 करोड़ स्टूडेंट्स को इसका यहाँ पे बेनिफिट मिला। अकेडमिक मॉनिटरिंग ऑफ स्कूल्स एंड स्टूडेंट्स स्ट्रीमलाइन किया गया, जहां पे 1.5 लाख इंस्पेक्शंस किए गए थे इन डिफरेंट स्कूल्स एंड डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, वो भी एवरी मंथ। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन प्रोग्राम इंक्लूडिंग एक्सटर्नल सर्टिफिकेट्स इनिशिएटेड। ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जिनमें यहाँ पे जो भी डिफरेंट एरियाज है जो अच्छे पाए गए, ठीक है, जो अच्छे से फंक्शनिंग कर रहे हैं, उनके लिए डिफरेंट सर्टिफिकेशंस, रिवॉर्ड्स, ये ऐसे इनिशिएटिव्स भी अनाउंस किए गए। असेसमेंट रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग स्पॉट टेस्टिंग एंड लर्निंग ट्रैकिंग फॉर्मेट्स इंट्रोड्यूस। स्पॉट टेस्टिंग, तभी के तभी देखना, टेस्ट करना, नॉलेज लेवल चेक करना, किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है चेक करना। राइट,
नेक्स्ट क्या है, दैट इज मल्टीपल राउंड्स ऑफ टीचर ट्रेनिंग अंडरटेकन की गई थी, काफी टीचर ट्रेनिंग इन डिफरेंट एरियाज यहाँ पे करी गई थी। इन मध्य प्रदेश 30% of the students move from lower level foundation literacy to numerical learning cohorts to the highest learning level of grades 3 to 8 and 2 years of the दक्षता उन्नयन लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम। तो बेसिकली मध्य प्रदेश में जो दक्षता उन्नयन करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, बेसिकली दैट इज एक्सपर्टाइज डेवलपमेंट। ठीक है, तो एक्सपर्टाइज डेवलपमेंट प्रोग्राम जो यहाँ पे लॉन्च किया गया था, उसका रिजल्ट ये पाया गया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, ठीक है, जो एकदम फाउंडेशन लर्निंग पे थे, उसको हम एक्सपर्टाइज लर्निंग के ऊपर लेकर आए वाया दिस प्रोग्राम, राइट। नेक्स्ट क्या है, इन ओडिशा average improvement of 10 to 15% observed in learning outcomes due to उज्जवल उत्थान learning enhancement program। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो प्रोग्राम था दैट इज दक्षता उन्नयन, याद रखना। ओडिशा में जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था दैट वाज उज्जवल उत्थान। ठीक है, लिख के लेना, ये चीजें आ सकती है। तो ये जो लर्निंग प्रोग्राम है उसमें भी 10 to 15% इंप्रूवमेंट पाया गया। लास्ट स्टेट जो आइडेंटिफाई हुआ था दैट वाज झारखंड। तो झारखंड में 12% इंप्रूवमेंट पाया गया वाया द प्रोग्राम ज्ञान सेतु, जो झारखंड में इंप्लीमेंट हुआ था। ठीक है, तो याद रखना, वी हैव दक्षता उन्नयन प्रोग्राम जो इंप्लीमेंट हुआ था इन मध्य प्रदेश, उज्जवल उत्थान प्रोग्राम जो इंप्लीमेंट हुआ था ओडिशा में, एंड जो यहाँ पे ज्ञान सेतु प्रोग्राम है जो इंप्लीमेंट हुआ था इन द झारखंड। ठीक है, विद द ऑनसेट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, जब कोविड आया तो ये जो इनिशिएटिव्स है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, हॉल्ट पे चले गए। तो इसके लिए जैसे बाकी सभी लोगों ने किया, साथी ने भी सेम चीज किया। यहाँ पे डिजी साथी, जहाँ पे डिजिटल ट्रेनिंग से, डिजिटल माध्यम से हम इसको कंटिन्यू कर सके, ऐसी चीजों से खुद को अडेप्ट किया। अंडर द डिजी साथी इनिशिएटिव, एमपीज हमारा घर हमारा विद्यालय एंड डिजी एलईपी दैट इज डिजिटल लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम, ओडिशा में शिक्षा संजोग एंड शिक्षा संपर्क, एंड झारखंड में हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय, ये यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है फॉर ऑनलाइन एजुकेशन एंड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। अगेन इनको याद रखना, एमपी में इट इज हमारा घर हमारा विद्यालय, ठीक है, एंड डिजी एलईपी। ओडिशा में इट इज शिक्षा संजोग एंड शिक्षा संपर्क, ठीक है। झारखंड में इट इज हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय, याद रखना, स्टेट वाइज इसको लिखकर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, तो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो यहाँ पे हम थर्ड इंपॉर्टेंट की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट पे आ चुके हैं, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब यहाँ पे इनका जो फोकस है दैट इज द बिजनेसेस, उनके बीच में कंपटीशन, उनके बीच में यहाँ पे जो लीगल एक्ट्स है, ठीक है, जैसे कंपनीज एक्ट है, इनको यहाँ पे फॉलो करवाना, इन चीजों के ऊपर ये फोकस करता है, राइट। तो यहाँ पे बेटा अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की बात करूं तो इनका जो मेन कंसर्न है दैट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 1956 एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 2008 एंड अदर अलाइड एक्ट्स, जो यहाँ पे डिफरेंट कॉर्पोरेट कंपनीज उसके ऊपर लागू होती है। इन शॉर्ट जो भी डिफरेंट एक्ट्स है जो ये कॉर्पोरेट सेक्टर्स, कॉर्पोरेट कंपनीज, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स, इनके ऊपर लागू होती है, इनसे ये फॉलो करवाना, ये इंश्योर करना कि वो से कंप्लाई करे, वो कंप्लायंस को यहाँ पे फॉलो करे। नेक्स्ट क्या है, तो मिनिस्ट्री जो है इवन रिस्पॉन्सिबल है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग द कंपटीशन एक्ट 2002 टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एन एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। तो जो पहले हमारी एमआरटीपी एक्ट थी, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट थी, उसको हमने कंपटीशन एक्ट 2002 से रिप्लेस किया। हियर याद रखना, पूछा जा सकता है। तो ये कंपटीशन एक्ट जो है, जो यहाँ पे कंपटीशन एनहांसमेंट है, उसके ऊपर फोकस करती है, चाहती है कि मार्केट में बिजनेसेस के बीच में कंपटीशन बढ़े, क्योंकि ये कंपटीशन का बेनिफिट यहाँ पे जो हमारे कंज्यूमर्स है उसको होता है। तो कंपटीशन यहाँ पे फेयर हो, कंपटीशन इंक्रीज हो, बिजनेसेस फेयरली कंपीट करे, इन चीजों को भी यहाँ पे फोकस करना, ये भी इस मिनिस्ट्री का यहाँ पे काम होता है। ठीक है, आगे जाते हैं। बिसाइड्स इट्स एक्सरसाइजेस सुपरविजन ओवर द 3 प्रोफेशनल बॉडीज, 3 इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल बॉडीज इन द कंट्री कौन सी है? एक है ICAI दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, सबको पता ही होगा। नेक्स्ट है, वो तो हमको पता ही होना चाहिए, दैट इज ICSI दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज अगेन ICAI बट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया।
ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारी 3 इंपॉर्टेंट बॉडीज है, ICAI, ICSI एंड ICAI अगेन, इनके ऊपर फोकस करना, इनके फंक्शनिंग, इनके जो इम्प्लीमेंटेशन है, इनके जो प्रोग्राम्स है, इनके ऊपर सुपरवाइज करना। ठीक है। साथ ही जो मिनिस्ट्री है इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932, कंपनीज डोनेशन टू नेशनल फंड्स एक्ट ऑफ 1951 एंड सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट ऑफ 1980 है, इसके ऊपर फोकस करना। बेसिकली ये जो डिफरेंट एक्ट्स लागू होती है, इनको सुपरवाइज करना, सही तरीके से फॉलो हो रही है कि नहीं, इसको यहाँ पे चेक करना। एक्ट्स और उसका ईयर प्लीज याद रखना, ये यहाँ पे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट। तो यहाँ पे जो है दैट इज द एफिलिएटेड ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। बेसिकली उनका डिटेल्स दिया गया है कि हेड ऑफिस कहाँ है, कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ है, कब लॉन्च हुई थी, एक्सेट्रा। ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट डिटेल है दैट इज अ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, जहां पे अगर इन एरियाज या इंस्टीट्यूट्स में सीरियस फ्रॉड होता है तो उसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो कहाँ पे होता है भाई। तो जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो यहाँ पे होता है इन देयर सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, जिसको SFIO कहते हैं। अगर कोई भी वैनिशिंग कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से कोई स्कैम हो रहा है, कोई स्टॉक मार्केट स्कैम हो रहा है, तो ये यहाँ पे इन्वेस्टिगेट होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 2003, स्पेसिफिकली 1 अक्टूबर 2003। ठीक है। तो सारे जो फ्रॉड्स इन्वेस्टिगेशन होता है ना बेटा, वो यहाँ पे होता है। ओके, नेक्स्ट है दैट इज अ CCI। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर फोकस रखना। CCI इज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि एस्टैब्लिश हुआ था अंडर द कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002। ठीक है। तो CCI का मेन एम यहाँ पे क्या था, तो बेसिकली जो कंपटीशन है उसको प्रमोट करना, फेयर कंपटीशन को यहाँ पे एनहांस करना या एनकरेज करना। राइट। CCI को इंप्लीमेंट किया गया था एंड ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इन मार्च 2009। तो जो कंपटीशन एक्ट 2002 में बनी थी उसके अंडर ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया था। इसकी ऑफिस यहाँ पे इंप्लीमेंट की गई थी इन मार्च 2009। तो बनाया 2002, इंप्लीमेंट हुआ मार्च 2009। ठीक है। इनका मेन एम यहाँ पे क्या है, टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। ऐसी कोई भी चीज जिससे हम यहाँ पे नेगेटिव कंपटीशन इफेक्ट ला सके। बेसिकली जो कंपटीशन है, फेयर कंपटीशन है, वो नहीं हो रहा है तो उसको यहाँ पे चेक करना। टू प्रमोट एंड सस्टेन कॉम्पिटिशन्स इन द मार्केट, हमेशा कॉम्पिटिशन्स को प्रमोट करना, क्योंकि इसका बेनिफिट हमेशा कस्टमर्स या कंज्यूमर्स को होता है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स एंड टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड। फ्रीडम ऑफ ट्रेड क्या है, तो फ्री बाइंग एंड सेलिंग, जो जिससे खरीदना चाहता है खरीद सकता है। ऑप्शन चाहिए, वैरायटीज चाहिए, आपके पास मार्केट्स में डिफरेंट ब्रांड्स, कंपनीज, ऑप्शन, वैरायटीज अवेलेबल होना चाहिए। बेसिकली ये चाहना कि मार्केट में कंपटीशन हो, बिजनेसेस कंपीट करे, फेयरली कंपीट करे और कंज्यूमर्स को इसका यहाँ पे बेनिफिट मिले। राइट। नेक्स्ट क्या है, तो कॉन्सिक्वेटिव अपॉन अ चैलेंज टू सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। यहाँ पे जो ऑनरेबल हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, उन्होंने इसमें एक अमेंडमेंट पास किया था इन 2007। मतलब जो हमारी कंपटीशन एक्ट 2002 में बनी, उसमें जो कुछ चैलेंजेस थे, कुछ दिक्कतें थे, तो उसकी वजह से चेंजेस प्रपोज हुए और जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये चेंजेस को यहाँ पे अप्रूव किए और ये एक्ट को अमेंड किया गया, मॉडिफाई किया गया इन द ईयर 2007। पहले हमारी MRTP एक्ट थी, दैट इज मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, जो 1969 में बनाई गई थी। जो कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002 है, इसी MRTP एक्ट को यहाँ पे रिप्लेस करा। ठीक है। और यहाँ पे 1 सितंबर 2009 से यहाँ पे वो इनिशिएट हुआ। ठीक है। चलो आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या IICA की अगर बात करूं, तो यहाँ पे इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर इसको यहाँ पे सेटअप किया गया। अगेन इनका मेन एम क्या है, तो जो भी कॉर्पोरेट रेगुलेशंस एंड गवर्नेंस है, ठीक है, जैसे कि ऑडिटिंग है, जैसे उनकी अकाउंटिंग है, जो कॉर्पोरेट कंप्लायंस मैकेनिज्म है, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस है, जो भी उनका कंपटीशन लॉ है, जो भी उनके बिजनेस सस्टेनेबिलिटी है, एनवायरमेंटल सेंसिबिलिटी है, इनके ऊपर बेसिकली यहाँ पे फोकस करना। इन चीजों को सारे कॉर्पोरेट यहाँ पे फॉलो करें। बेसिकली कॉर्पोरेट्स के लिए जो भी कायदे कानून है वो उसको फॉलो करते हुए, इसके प्रोसेस को फॉलो करते हुए यहाँ पे काम करें, ये यहाँ पे चेक करना। ठीक है। वन ऑफ द विंग्स ऑफ IICA,
द ICLS अकेडमी जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंडक्शन एंड एडवांस ट्रेनिंग एंड फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर्स यहाँ पे कंडक्ट करना, जो कि इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस के थ्रू रिक्रूट होते हैं, जो एक कॉमन एग्जाम ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्टेड है बाय यूपीएससी। तो इनके जो भी ऑफिसर्स है इनको बेसिक ट्रेनिंग एंड प्रोबेशनरी ट्रेनिंग देना, सो दैट ये कंप्लायंस मैकेनिज्म को फॉलो यहाँ पे करवा सके। द इंस्टीट्यूट जो है उसको डिजाइन किया गया है विद द आई ऑन द फ्यूचर टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग, interaction and partnership between the governments, corporates, investors, etc. ठीक है, तो बेसिकली जैसे नीति आयोग कह रहा था कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हमें डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशंस की यहाँ पे मदद, एफर्ट्स, कंट्रीब्यूशन साथ का जरूरी है, वही चीज यहाँ पे भी फोकस की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज योर सेबी। अब सेबी अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेबी का सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखना है, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी जो है बेसिकली जो हमारी स्टॉक मार्केट है जहां पे सिक्योरिटीज का लेन देन होता है, जिसको आप शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स कहते हो, ये सिक्योरिटीज का जहां पे लेन देन होता है उस मार्केट को यहाँ पे रेगुलेट करती है। सेबी के बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस है जो कि आगे हम जरूर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं सेबी की बात करूं तो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी जो कैपिटल मार्केट है उसको रेगुलेट करना, जहां पे हमारी जो सिक्योरिटीज है वो यहाँ पे ट्रेड होती है उसको मॉनिटर करना, उसके लिए कायदे कानून बनाना, सुपरवाइज करना, कहीं पे भी फ्रॉड हो रहा है तो रोकना, कंपनी अगर कुछ गलत काम कर रही है तो उनको यहाँ पे पनिश करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना है, ईयर सेबी को यहाँ पे फॉर्म किया गया था ऑन अप्रैल 12, 1992 अंडर द सेबी एक्ट जो पास हुई थी इन 1992। एग्जाम में पूछा जा सकता है, डेट को याद रखना है। सेबी के जो हेडक्वार्टर्स है दैट इज इन मुंबई। ठीक है, सेबी का जो रीजनल ऑफिस है वो न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता एंड अहमदाबाद में यहाँ पे पाया जाता है। तो बेसिकली सेबी के मल्टीपल ऑफिसेज है, एक ऑफिस न्यू दिल्ली में है, एक चेन्नई में, एक कोलकाता में और एक अहमदाबाद में। हेड ऑफिस यहाँ पे सेबी की कहाँ है, तो दैट इज इन मुंबई। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी की अगर बात करें तो सेबी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो इंडिया में कैपिटल मार्केट है जहां पे सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर्स जैसे सिक्योरिटीज का ट्रेड होता है, वहां पे एक सिस्टमैटिक मैनर में चीजें हो, वहां पे सारे जो रूल्स है, रेगुलेशंस है फॉलो होते हुए ट्रेड हो, कहीं पे भी फ्रॉड या कहीं पे भी चीटिंग होना, कोई दिक्कत होना, किसी के पैसे फंस जाना, किसी को उल्लू बनाना, ऐसी कोई भी चीज यहाँ पे इस स्टॉक मार्केट और कैपिटल मार्केट में ना हो। राइट, तो साथ ही साथ इनका जो प्राइमरी रीजन है वो है टू प्रिवेंट मैल प्रैक्टिसेस, कोई भी गलत काम इस कैपिटल मार्केट में ना हो, ये इंश्योर करना, ये जिम्मेदारी किसकी है, तो सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की है। राइट, उसके साथ साथ जो प्रीएम्बल ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है दैट इज अ प्रीएम्बल ऑफ सेबी, उसका जो बेसिक फंक्शंस है दैट इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ and to regulate the securities market and for matters connected there within or incidental thereto. Basically securities market को लेकर कोई भी चीज है that comes under SEBI. इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, मार्केट को रेगुलेट करना, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, माल प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना, मार्केट का डेवलपमेंट करना, स्टॉक मार्केट को प्रमोट करना, सब कुछ। ठीक है, चलिए अब आते हैं टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से काफी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दैट इज द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ सेबी। सेबी के जो डिफरेंट फंक्शंस है इसको यहाँ पे बेटा तीन मेन हेड्स मतलब प्रोटेक्टिव फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शन एंड डेवलपमेंट फंक्शंस, इसको तीन मेन हेड्स में यहाँ पे डिवाइड किया जा सकता है। तीन मेन हेड्स कौन से हैं, तो दैट इज पीआरडी, प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट फंक्शंस ऑफ सेबी। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे प्रोटेक्टिव फंक्शंस की बात करूं तो इसका मेन एम यहाँ पे क्या है, मार्केट में जो भी इन्वेस्टर्स है जो अपना हार्ड एंड मनी इस मार्केट में उसके डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, उन इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना। कोई भी इन्वेस्टर के साथ यहाँ पे फ्रॉड, चीटिंग ना हो, उनके पैसा ना फंसे, उनको यहाँ पे उल्लू ना बनाया जाए, इन चीजों को प्रोटेक्ट करना। तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोटेक्टिव फंक्शंस है जो सेबी परफॉर्म करती है, जिसमें सबसे पहला फंक्शन है दैट इज प्रोहिबिट्स इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं ये बता दूं, प्रोहिबिट्स तो समझ ही जाओगे। इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या होता है, कंपनी के जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयज होते हैं, ऐसे लोग जो टॉप मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी से कनेक्टेड होते हैं या टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा होते हैं, इनके पास कंपनी की काफी ऐसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है जो बाहर के नॉर्मल लोगों के पास या पब्लिक के पास अवेलेबल नहीं होती है।
जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलिए कंपनी ने डिक्लेयर किया है कि कल उठ के वो एडिशनल डिविडेंड देने वाले हैं, एक्स्ट्रा डिविडेंड देने वाले हैं, ज्यादा डिविडेंड देने वाले हैं, वो उनको शायद पता है, बाहर के लोगों को नहीं पता। तो इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या होता है, जैसे मुझे पता है कि ये कंपनी मेरी कंपनी है, ठीक है, मैं उसकी सीईओ हूं या मेरी दोस्त की कंपनी की सीईओ है, तो मुझे उसकी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन पता है कि वो एक्स्ट्रा डिविडेंड डिक्लेयर करने वाला है, अरे कल उठ के इसके शेयर के प्राइस बढ़ने वाले हैं, काम करते हैं आज ही ज्यादा शेयर्स खरीद के रख देता है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरे को मालूम है, मैंने सस्ते दाम पे बहुत सारे शेयर्स यहाँ पे खरीद के रख दिए, इन्वेस्टमेंट कर दिया, कल उठ के उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया, शेयर के प्राइस ऊपर बढ़ गए, ठीक है, ऊपर बढ़ गए, मैंने उसको बेच दिया, बहुत सारा प्रॉफिट कमाया, ये सभी अलाउ नहीं करती। अब आप बोलोगे मैम ऐसा काहे, क्या ही तो दिक्कत है, मैं बताती हूँ। ये इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव लोग जो कंपनी के मैनेजमेंट का हिस्सा है उनके पास यहाँ पे अवेलेबल है। इसका गैर फायदा उठा के आप अपना फायदा देख रहे हो, बाकी इन्वेस्टर्स का क्या उनको ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? नहीं। तो आपके पास अगर कंपनी की कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसका इस्तेमाल करके आपको प्रॉफिट कमाना है, ये तो नहीं चलेगा क्योंकि बाकी लोगों के लिए अनफेयर हो गया। जैसे कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग जहां पे लोग कंपनी की इंपॉर्टेंट इंटरनल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके यहाँ पे शेयर्स परचेस करके प्रॉफिट कमाते हैं, जो बाकी इन्वेस्टर्स के लिए अनफेयर है, नॉट अलाउड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज चेक ऑन प्राइस रिगिंग। जानबूझ के मैनिपुलेशन करके यहाँ पे शेयर मार्केट के प्राइसेस को बढ़वाना या गिरवाना ये अलाउड नहीं है। कहीं पे भी अगर देखा जाता है कि आप पर्पसली कोई भी कंपनी के शेयर्स के प्राइसेस को गिरवा रहे हो, बढ़वा रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो, ये बिल्कुल भी यहाँ पे अलाउड नहीं है, ठीक है। प्राइस रिगिंग किसको कहते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे जो अननेचुरल फ्लक्चुएशंस है, जानबूझ के मैनिपुलेट करके जो प्राइसेस ऑफ स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएशंस लाते हैं, उसको यहाँ पे हम प्राइस रिगिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज प्रमोटिंग फेयर प्रैक्टिसेस। सेबी हमेशा कहता है कि कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, कभी भी चीटिंग, फ्रॉड नहीं करना चाहिए। कंपनी जब भी शेयर्स इश्यू करती है, जो भी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स को देती है, 100% करेक्ट इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। कहीं पे भी अगर यहाँ पे देखा गया कि लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉड हो रहा है, गलत इंफॉर्मेशन देकर अट्रैक्ट किया जा रहा है, सेबी यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करके इनको पनिश करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइडर। सेबी यहाँ पे लोगों के अवेयरनेस के लिए डिफरेंट कहाँ पे फ्रॉड हो सकता है, कैसे फ्रॉड हो सकता है, कैसे रिपोर्ट करना है, कैसे इन्वेस्टर्स अपने आप को इन फ्रॉड से बचा सकते हैं, ऐसे डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स, एजुकेशन प्रोग्राम्स को भी यहाँ पे प्रमोट करती है, कंडक्ट करती है और इन्वेस्टर एजुकेशन को यहाँ पे इंक्रीज करती है, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फंक्शंस के ऊपर आते हैं, दैट इज योर रेगुलेटरी फंक्शंस। रेगुलेटरी फंक्शंस पे सेबी का जो मेन फोकस होता है कि डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाना, कायदे कानून डेवलप करना, यहाँ पे जो डिफरेंट प्रोग्राम्स है, मतलब जो डिफरेंट प्रोसेसेस है, उसको डेवलप करना और ये इंश्योर करना कि सभी लोग इसको फॉलो करें। कहीं पे भी लगता है कि कोई कंपनी है कायदे कानून तोड़ रही है, कोई ब्रोकर है, कोई इंटरमीडियरी है, तो उसको अकॉर्डिंगली पनिश भी करे। रेगुलेटरी फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन है कि सेबी ने यहाँ पे डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, गाइडलाइंस को बनाया है फॉर डिफरेंट कंपनीज, फॉर डिफरेंट इंटरमीडियरीज, जो उनको फॉलो करना मैंडेटरी है। सेकेंड फंक्शन कहता है कि रेगुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ओवर ऑफ द कंपनी। तो कहीं पे भी टेक ओवर, मर्जर्स, एक्विजिशंस होता है, तो इसके लिए भी एक प्रॉपर प्रोसेस है जो फॉलो करते हुए ही आपको ये काम को करना है। नेक्स्ट है कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। जो भी हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस है, जैसे बीएसई है, एनएसई है, ऐसे डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस में रेगुलर ऑडिटिंग, रेगुलर चेकिंग्स करना। कहीं पे भी अगर कोई भी डाउट देखा गया, कोई भी दिक्कत देखी गई, कोई भी फ्रॉड या कोई भी मैल प्रैक्टिस देखी गई, तो इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करके अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएट पनिशमेंट डिसाइड करना। रेगुलेट्स द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, मर्चेंट ब्रोकर्स एक्सेट्रा। जो भी स्टॉक मार्केट में इंटरमीडियरीज है, चाहे ब्रोकर्स हो, मर्चेंट ब्रोकर्स हो, या फिर आपके यहाँ पे जो ऑडिटर्स हो या अंडरराइटर्स हो, ये सारी इंटरमीडियरीज के फंक्शनिंग को रेगुलेट करना, इनके जो प्रोसेसेस है, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट है, इसको यहाँ पे रेगुलेट करना, राइट। नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज द डिफरेंट डेवलपमेंटल फंक्शंस ऑफ सेबी। डेवलपमेंटल फंक्शंस ऑफ सेबी की बात करूं तो इनका मेन यहाँ पे फोकस होता है जो स्टॉक मार्केट है, जो कैपिटल मार्केट है, जो सिक्योरिटीज मार्केट है, इसको डेवलप करना। ये कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे जो कैपिटल मार्केट्स है इनमें इन्वेस्टमेंट्स करें, जो सिक्योरिटीज है इनमें इन्वेस्टमेंट करें और हम ज्यादा यहाँ पे फंड्स को कलेक्ट करके कंट्री में यहाँ पे मोबिलाइज कर सके, ठीक है।
डेवलपमेंटल फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन है ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज। जो भी इंटरमीडियरीज है, चाहे वो ब्रोकर्स हो, बैंकर्स हो, अंडरराइटर्स हो, ये सभी इंटरमीडियरीज को ट्रेन करना सो दैट ये इफेक्टिवली यहाँ पे काम कर सके, सही तरीके से कायदे कानून प्रोसेस को फॉलो करते हुए काम कर सके। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और थ्रू द इंटरनेट बाय द हेल्प ऑफ रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स। तो जो भी हमारे रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स है, इनके द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग होती है, जो यहाँ पे ऑनलाइन डिजिटल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज होती है, जो यहाँ पे डीमैट अकाउंट्स ऑपरेट होता है, इन चीजों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था सेबी के द्वारा कि यहाँ पे जो ट्रेडिंग है आसान हो सके, एंड बिकॉज आसान है ज्यादा लोग यहाँ पे ट्रेडिंग कर सके, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कर सके। बाय मेकिंग द अंडरराइटिंग ऑप्शनल सिस्टम इन ऑर्डर टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ द इशू। तो कंपनी के लिए अंडरराइटिंग अभी ऑप्शनल हो चुका है, जिससे कंपनीज के लिए शेयर्स इशू करना और आसान है। आसान है तो ज्यादा कंपनीज प्रोबेबली सिक्योरिटीज मार्केट से फंड्स कलेक्ट कर सकती है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि है डिफरेंट पावर्स जो सेबी को यहाँ पे दिए गए हैं। जाहिर सी बात है, सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है, तो जब तक उसके पास पावर्स नहीं है वो फंक्शन नहीं कर पाएगी, एक्शंस नहीं ले पाएगी एंड यहाँ पे अपने काम को नहीं कर पाएगी। सबसे पहले पावर की अगर बात करूं तो दैट इज क्वासी जुडिशियल। बेटा मैं अगर क्वासी जुडिशियल पावर की बात करूं तो इसका मतलब क्या है कि ये सेबी को एक अथॉरिटी देती है कि सेबी यहाँ पे हियरिंग्स कंडक्ट करके रूलिंग्स एंड जजमेंट पास कर सके, जहां पे भी उनको लगता है कि अनएथिकल या फ्रॉडुलेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस की गई है। तो सेबी को यहाँ पे एक तरीके से PACL केसेस जो है वो एक एग्जाम्पल है। इन शॉर्ट सेबी को एक अथॉरिटी दी गई है कि कहीं पे भी लगता है कि कुछ भी गलत काम हुआ है तो उसकी हियरिंग्स पास ऑन करके अगर जजमेंट आता है कि हाँ बाबा प्रूफ हो गया है कुछ गलत है, तो अकॉर्डिंगली पनिशमेंट्स भी दे सके। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज क्वासी लेजिस्लेटिव। क्वासी लेजिस्लेटिव की बात करूं तो यहाँ पे सेबी को अलाउ किया गया है टू ड्राफ्ट द डिफरेंट रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, प्रोसेसेस एक्सेट्रा फॉर द प्रोटेक्शन एंड इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। ऐसे एक रेगुलेशन है दैट इज सेबी LODR, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। एक ऐसा कायदा है, रूल है जो यहाँ पे कंपनीज के लिए बनाया गया है। इसके साथ साथ सेबी का मेन जो एग्जिस्टेंस है कि बाबा इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्शन करना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाने हैं, रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस है उसको करना है, तो उसके लिए ये सेबी को पावर दिया गया है कि वो अपने हिसाब से जब भी उसको लगता है कोई भी रूल रेगुलेशन प्रोसेस को बनाने की जरूरत है, सेबी उसको यहाँ पे बना सकती है। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज क्वासी एग्जीक्यूटिव। क्वासी एग्जीक्यूटिव सेबी को एक अथॉरिटी देती है कि अगर कोई भी यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़े तो इनके खिलाफ एक केस को यहाँ पे फाइल किया जा सकता है। ठीक है, उनके बुक्स को इंस्पेक्ट करना, ऑडिटिंग को चेक करना, उनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स बनाना, ये यहाँ पे सेबी को एक पावर है कि वो कभी भी डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स इन द सिक्योरिटीज मार्केट के लिए ये कर सकती है। राइट, आगे जाते हैं दैट इज टू द नेक्स्ट, यहाँ पे दैट इज RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब सेबी फोकस करती है सिक्योरिटीज मार्केट के ऊपर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है दैट इज नोन एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मेनली जो बैंकिंग एक्टिविटीज है उसको रेगुलेट करने का, बैंकिंग एक्टिविटीज के ऊपर यहाँ पे उनका मेन फोकस है, बैंकिंग सेक्टर के ऊपर इनका मेन यहाँ पे फोकस है। तो मैं अगर बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं, अगेन इंपॉर्टेंट है, डेट को याद रखना, तो RBI जो है 1 अप्रैल 1935 को एस्टैब्लिश की थी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, जो 1934 में यहाँ पे पास किया गया था। राइट, RBI की जो हेड ऑफिस है या सेंट्रल ऑफिस है वो शुरुआत में यहाँ पे बनाई गई थी कैलकाटा में, बट अब इसको परमानेंटली शिफ्ट कर दिया गया है टू मुंबई इन 1937। तो हम अगर पूछते हैं कि RBI की हेड ऑफिस आज के तारीख में कहाँ पे है, मुंबई। सेबी के हेड ऑफिस आज के तारीख में कहाँ पे है, दैट इज इन मुंबई। ठीक है, सेंट्रल ऑफिस जो है जहाँ पे उनके जो गवर्नर्स है वो बैठते हैं, जो प्लान्स एंड पॉलिसीज यहाँ पे बनाते हैं। राइट, दो ओरिजिनली प्राइवेटली ओन, सिंस नेशनलाइजेशन इन 1949, RBI को नेशनलाइज किया गया था इन 1949, इट इज अ फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। तो प्रीएम्बल ऑफ RBI की अगर बात करें तो इसमें बेसिक फंक्शंस है टू रेगुलेट द इश्यू ऑफ बैंक नोट्स। सो इंडिया में जो भी करेंसी है, जो करेंसी नोट्स है, पेपर करेंसी है, एक्सेप्ट फॉर 1 रुपी, 1 रुपी एंड कॉइन्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाता है, बाकी जो भी पेपर करेंसी आज सर्कुलेशन में है उसकी प्रिंटिंग का काम RBI को दिया गया है। टू कीप द रिजर्व्स विद द व्यू ऑफ सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी, कंट्री में मॉनेटरी स्टेबिलिटी को बनाए रखना,
कंट्री में जो अप्रोप्रिएट एक क्रेडिट सिस्टम है उसको यहाँ पे चलाना, कंट्री की जो मॉनेटरी पॉलिसी है जिसका मेन काम यहाँ पे इन्फ्लेशन को अंडर चेक रखना होता है उसको यहाँ पे बनाना, डिफरेंट चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी को यहाँ पे स्टडी करके उसके लिए फ्रेमवर्क्स बनाना, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना, ये सारा काम किसका है? तो सेबी का है। ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना, जो हमारी करेंसी की वैल्यू है उसको मेंटेन रखने की कोशिश करना, डिफरेंट मॉनेटरी पॉलिसीज को बनाना, ये सारा काम कौन करता है बेटा? आरबीआई करता है, नॉट सेबी, आई एम सॉरी, इट इज आरबीआई। ठीक है, आरबीआई की बात करें तो आरबीआई का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि मार्केट में जो भी मनी इन सर्कुलेशन है उसको भी यहाँ पे मेंटेन करना, न्यू नोट्स को प्रिंट करना, जो पुरानी नोट्स है, फटी टूटी नोट्स है, उनको यहाँ पे डिस्कार्ड करना, ये सारा काम बेटा कौन करता है? आरबीआई करता है। उसके अलावा जो बाकी सारे बैंक्स है, चाहे वो कमर्शियल बैंक्स हो, कोऑपरेटिव बैंक्स हो या फिर रूरल बैंक्स हो, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक्स हो, इन सभी बैंक्स के लिए जो भी कायदे हैं, कानून है, रूल्स, रेगुलेशन, कंप्लायंस मैकेनिज्म है, सब कुछ यहाँ पे कौन बनाता है? तो आरबीआई बनाता है। ठीक है, चलिए मेन फंक्शंस ऑफ आरबीआई के ऊपर जाते हैं। तो सबसे पहला मेन फंक्शन है दैट इज मॉनेटरी अथॉरिटी। आरबीआई जो है एक तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी को बनाती है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना, बेसिकली इन्फ्लेशन को अंडर यहाँ पे चेक रखना। तो इंडिया में जो मॉनेटरी पॉलिसी बनती है कौन बनाता है? हमारी आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे बनाती है। उसके अलावा रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, तो जो भी बैंकिंग ऑपरेशंस होते हैं, जो भी हमारे बैंक्स है, उनके लिए रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, फ्रेमवर्क्स बनाना और वो फॉलो करवाना अगेन किसका काम है? तो आरबीआई का काम है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि पब्लिक कॉन्फिडेंस इन सिस्टम में यहाँ पे बढ़े, जो बैंक्स है इनका प्रॉपर सिस्टमैटिक वर्किंग हो, यहाँ पे भी लोगों के साथ कोई भी फ्रॉड्स, कोई भी गलत चीजें यहाँ पे ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो जो भी फॉरेन ट्रांजैक्शंस होते हैं, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हो, गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस हो, उसको यहाँ पे आरबीआई मैनेज करती है। ठीक है, अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसको हम फेमा एक्ट भी कहते हैं। ठीक है, ईयर याद रखना, दैट इज 1999, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो एक्सटर्नल ट्रेड को फैसिलिटेट करना, जो भी हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसको प्रमोट करना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डिफरेंट करेंसीज इन्वॉल्वमेंट होती है, तो ये स्मूथली हो सके ये यहाँ पे इंश्योर करना। नेक्स्ट है दैट इज इश्यूअर ऑफ करेंसी, जो कि मैं बता चुकी हूँ, जो भी काउंटरफिट नोट्स है, मतलब जो डुप्लीकेट नोट्स है उसको डिस्ट्रॉय करना, नए नोट्स एंड करेंसीज को प्रिंट करना, ये भी यहाँ पे आरबीआई का काम है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू गिव द पब्लिक एडिक्वेट क्वांटिटीज ऑफ सप्लाई, बेसिकली मार्केट में जो मनी सप्लाई है, ठीक है, करेंसी सप्लाई है, करेंसी इन सर्कुलेशन है, वो प्रॉपर्ली मेंटेन रहे। Next is that is the developmental role in which RBI performs a wide range of promotional functions, जहां पे वो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करता है, चाहता है कि बैंकिंग एक्टिविटीज इन इंडिया यहाँ पे प्रमोट हो। रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स, जो भी नई सिस्टम्स इन द मार्केट आती है, जैसे आजकल बहुत सारे डिजिटल मोड्स ऑफ पेमेंट आ चुके हैं, जैसे यूपीआई ट्रांजैक्शंस है, बीएचआईएम ट्रांजैक्शंस है, नेट बैंकिंग है, ठीक है, ये सारी सिस्टम्स को रेगुलेट करना, इनके द्वारा भी कोई भी चीटिंग्स, फ्रॉड्स ना हो, इन चीजों को यहाँ पे ध्यान में रखना, इन चीजों को यहाँ पे रेगुलेट करना, राइट। नेक्स्ट है दैट इज द रिलेटेड फंक्शंस, जो भी हमारे बैंकर टू द गवर्नमेंट है, बेसिकली हम आरबीआई को बैंकर टू द गवर्नमेंट कहते हैं। तो गवर्नमेंट का जो भी यहाँ पे फंडिंग है, गवर्नमेंट का जो भी फंड्स मेंटेनेंस है, ये भी यहाँ पे कौन करता है? तो हमारा यहाँ पे आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। साथ ही साथ जो सारे शेड्यूल्ड बैंक्स है, इनका भी अकाउंट किसके पास होता है? तो आरबीआई के पास। जैसे हम अपना अकाउंट यहाँ पे बैंक्स के पास रखते हैं, बैंक का अकाउंट किसके पास होता है? तो आरबीआई के पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट है तो अदर सिग्निफिकेंस एंड फैक्ट्स। आरबीआई की आज के तारीख में टोटल 27 रीजनल ऑफिसेज है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मोस्ट ऑफ देम इन स्टेट कैपिटल्स एंड 4 सब ऑफिसेज है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज DICGC, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नोट आपको क्या दिया गया है कि जो हमारा मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड है, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज है, दे ऑल आर फुल्ली ओन्ड सब्सिडियरीज ऑफ द आरबीआई, राइट। आरबीआई के 6 ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट्स है, 3 नेमली आरबीआई एकेडमी, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल, ठीक है,
बैंकिंग एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ कॉलेज है जो कि पार्ट ऑफ रिजर्व बैंक है। तो रिजर्व बैंक के अंडर भी डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स है जो कि आपको यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, अदर्स आर ऑटोनॉमस, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बैंक मैनेजमेंट है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च है, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी है, ये सारे ऑटोनॉमस है। ओके, चलिए आगे जाते हैं। दैट इज IBBI, जिसका फुल फॉर्म है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टसी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टसी बोर्ड ऑफ इंडिया की अगर बच्चा मैं बात करूं तो इस पार्ट में या इस इंस्टीट्यूट में क्या किया जाता है। द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टसी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसको 1 अक्टूबर 2016 में एस्टैब्लिश किया गया था। अगेन ईयर इंपॉर्टेंट है, हमें यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इसके लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टसी कोड 2016 यहाँ पे पास किया गया था। It is the key pillar of the economics ecosystem responsible for implementation of the code that consolidates and amends the laws relating to reorganization, insolvency, resolution of corporate persons, partnership firms, individuals in a time-bound manner for maximization of value assets. बेसिकली कहीं पे भी इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्टसी डिक्लेयर होती है, चाहे वो कंपनी डिक्लेयर करे, कोई पार्टनरशिप फर्म डिक्लेयर करे या एक नॉन इंडिविजुअल यहाँ पे डिक्लेयर करे। तो बैंक्रप्टसी को लेकर जो भी प्रोसेसेस है, जो भी लीगल यहाँ पे प्रोसेसेस है, उनको रेगुलेट करना, टाइम से कंप्लीट करवाना, सो दैट इससे जो मैक्सिमम एनहांसमेंट है, जो भी इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स है। अभी कंपनी बैंक्रप्ट होती है तो कहते हैं भाई हम वाइंड अप करेंगे तो उनके जो भी क्रेडिटर्स है, जो भी उनके पार्टनर्स है, जो भी जहां से उन्होंने लोन लिया है, जो भी उनके शेयर होल्डर्स है, उनको समय से बेटा यहाँ पे उनके पेमेंट्स एंड ड्यूज क्लियर करने हैं ना। तो बैंक्रप्टसी प्रोसेस होगा, फिर यहाँ पे कंपनी वाइंड अप होगी, फिर एसेट्स यहाँ पे सेल ऑफ होंगे, फिर पैसा रिकवर होगा, तब तो इनको पेमेंट मिलेगा। तो ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से और टाइम बाउंड तरीके से करवाना। ठीक है, ये एक यूनिक रेगुलेटर है क्योंकि प्रोफेशन एज वेल एज प्रोसेसेस दोनों को रेगुलेट करता है। बेसिकली यहाँ पे जो इंसॉल्वेंसी है उसको यहाँ पे देखता है, उसको अंडर चेक रखता है, एंड साथ ही साथ यहाँ पे जो उसकी प्रोसेसेस है कि कैसे इंसॉल्वेंसी को किया जाए, क्या डिफरेंट पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन को किया जाए, इसको भी यहाँ पे ध्यान में रखता है। ठीक है, इसका मेन टास्क है प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एंड रेगुलेट द वर्किंग एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज एक्सेट्रा। तो ऐसे लोग जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेसेस, बैंक्रप्टसी प्रोसेसेस को करते हैं, जो नीलामी वगैरह चीजों को करते हैं, इनको यहाँ पे ट्रेन करना, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, इनको यहाँ पे बेसिकली रेगुलेट करना। साथ ही साथ इसकी एक अथॉरिटी दी गई है अंडर द कंपनीज रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स एंड वैल्यूएशन रूल्स 2017 फॉर रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ वैल्यूअर्स इन द कंट्री। तो जो भी वैल्यूअर्स है, ठीक है, जो ये एसेट वैल्यूएशन करते हैं, उनका यहाँ पे नियम बनाना, बेसिकली उनको यहाँ पे रेगुलेट करना। द सेंट्रल गवर्नमेंट ने साथ ही साथ और एक इंपॉर्टेंट की इंस्टीट्यूट बनाया है, दैट इज NCLT, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी एंड लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे NCLT की बात करूं, दैट इज द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो अंडर सेक्शन ऑफ 408 ऑफ द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 बनाया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2016। अगेन इंपॉर्टेंट है, डेट्स को कभी भी याद रखना है। डेटाबेस चैप्टर है तो डेट्स के ऊपर बेटा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट फेज है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसको सेटअप किया गया था इन 11 बेंचेस। 1 प्रिंसिपल बेंच जो थी दैट वाज इन न्यू दिल्ली, 10 अदर जो थी दैट वाज इन न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता एंड मुंबई। ठीक है, 11 बेंचेस याद रखना। सबसे मेन बेंच कहां पे थी, दैट इज इन न्यू दिल्ली। ठीक है, दीज बेंचेस आर हेडेड बाय द प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस, याद रखना। ठीक है, जो प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस जो है ये सारे बेंचेस को हेड करते थे, जिनका नाम था रामलिंगम सुधाकर। ठीक है, एंड कंप्राइजेस ऑफ 16 जुडिशियल मेंबर्स and 9 technical members at different locations. Subsequently, more branches at Cuttack, जयपुर, कोची, अमरावती एंड इंदौर, इसको यहाँ पे आगे सेटअप किया गया था। मतलब पहले 11 किए थे, उसके बाद एडिशनल बेंचेस को यहाँ पे ऐड किए गए। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLAT, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर सेक्शन 410 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जो कि मैं बता चुकी हूं, जहां पे अपील्स अगर होती है
against the orders of National Company Law Tribunal with effect from 1st of June 2016. ठीक है, NCLAT जो है it is an appellate tribunal for hearing appeals against the orders passed by NCLT under section 61 of the Insolvency Bankruptcy Code 2016 with effect from 1st December 2016. बेसिकली अपीलेट ट्रिब्यूनल है जहां पे जो भी बैंक्रप्टेसी के केसेस होते हैं, इंसॉल्वेंसी के केसेस होते हैं, ये केसेस को यहाँ पे हियरिंग की जाती है। ठीक है, साथ ही साथ जो डिस्पोज ऑफ अपील्स है अगेंस्ट द डायरेक्शंस इशूड और डिसीजंस मेड और ऑर्डर्स पास बाय द CCI, इसको भी यहाँ पे हियर किया जाता है एज पर द अमेंडमेंट ब्रॉट टू सेक्शन 410 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बाय सेक्शन 172 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2017 विद इफेक्ट फ्रॉम May 26, 2017। ठीक है, तो CCI के अगेंस्ट भी जो भी अपील होती है वो भी NCLAT में यहाँ पे सुनी जाती है। राइट, तो इसी के साथ बेटा ये जो सेशन है हम यहाँ पे खत्म करते हैं। जैसे मैंने कहा था बहुत ज्यादा डेटाबेस सेशन है। राइट, इसमें सेबी उसके फंक्शंस, RBI उसके फंक्शंस, हर एक इंस्टीट्यूट के यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट डेट, ठीक है, ये सारी चीजें बेटा मेनली आपको यहाँ पे याद रखना है। नीति आयोग की बात करें, साथी की बात करें, कौन से स्टेट्स में है, कौन से प्रोग्राम विच स्टेट में लॉन्च किया गया है, नीति आयोग के कब एस्टैब्लिश किया गया था, उसके मेन फंक्शंस या फीचर्स क्या है, ये चीजों को बेटा आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा हमारा आज का जो सेशन है वो यहीं पे खत्म होता है। दोबारा आगे के सेशन में हम बहुत ही जल्द मिलेंगे, बट तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।